तो न्यूटन्स लॉ में आज हम लोग जो उनका फर्स्ट लॉ है उस पर पढ़ाई करना शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो एक पहले हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। स्टेटमेंट इसका हम लोग पहले लिख ही चुके हैं। आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसको यूज करके ये सीखने जा रहे हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, है ना। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? तो होता क्या है कि न्यूटन साहब ने अपने पहले लॉ में कहा कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है, चाहे वो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चाहे वो बॉडी रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही हो, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा। ये वाला जो स्टेट है वो चेंज नहीं करना चाहेगा जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा गया कि बॉडी अपने स्टेट में ही रहना चाहता है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, है ना। चलिए तो पॉइंट ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहा गया? इसी स्टेट को, ये जो उसका स्टेट है जो चेंज नहीं करना चाहता है, इसी स्टेट को उसका इक्विलिब्रियम स्टेट कहा गया। तो ऐसे बोले इक्विलिब्रियम क्या है? तो कहा गया कि अगर कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही है तो बोलेंगे कि वो बॉडी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना। अगर कोई बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही है तो बोलेंगे कि वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना। तो इसी को और कैसे कैसे बोल सकते हैं? स्टेट चेंज नहीं कर रहा है का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। सॉरी, अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो 0 ही रहने वाली। अगर उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। 10 मीटर पर सेकेंड है तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है। अगर ऐसा है ना, अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसका वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा है तो बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और कैसे बोल सकते हैं इसी बात को? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि अगर बोलेंगे अगर किसी बॉडी के पास एक्सिलरेशन 0 है, अगर एक्सिलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, मतलब स्टेट चेंज नहीं करेगा, है ना। तो अगर किसी बॉडी का एक्सिलरेशन 0 है तो बोलते हैं कि वो बॉडी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक बात है। तो कोई कहे कि अगर कोई बॉडी अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसके बारे में हम क्या डेफिनेटली बोल सकते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पे होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है रेस्ट पे, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हो, है ना, लेकिन वेलोसिटी चेंज ना कर रही हो तो बोलेंगे ना इक्विलिब्रियम है कि नहीं। तो क्या मतलब हुआ? इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि रेस्ट पे रहेगा, है ना। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो भी है 0 है तो 0 रहेगी, 1 मीटर पर सेकेंड तो 1 मीटर पर सेकेंड रहेगी, चेंज नहीं करेगी, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक्सिलरेशन 0 होगा, है ना। अच्छा तो एक्सिलरेशन 0 होने के लिए क्या होगा? उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हम लोग इसमें फोर्सेस की कहानी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो हम लोग कभी कहेंगे कि कैसे बोलेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है? तो बोलेंगे कि अगर उसके ऊपर लगने वाले नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगी, मतलब एक्सिलरेशन 0 होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, स्टेट चेंज नहीं करेगा, एंड सो ऑन, है ना। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या है? ये है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और हम लोग इसको लिखते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे अभी तक बात होते है, ये इंटरनल फोर्सेस तो आपस में ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम में इंटरनल फोर्सेस बनाते भी नहीं थे। नहीं, पिछली क्लास में बात हो रही थी इंटरनल फोर्सेस, जैसे ए और बी दोनों सिस्टम का हिस्सा है तो ए ने बी पे जो फोर्स लगाया उसका अपोजिट बी ने ए पे भी लगाया होगा, तो इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो ही जाते हैं। बाहर से लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सिलरेशन 0 होगा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगा। चलिए एक स्टेटमेंट लिख दिया जाए, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसमें 2 कंडीशन है एक्चुअली। पहला कंडीशन है, देखो ऐसे लिख रहे हैं, एफ सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं नेट, और नीचे लिख दिए एक्सटर्नल। नेट एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर है ना, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नल वेक्टर होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, ऐसे बोले। नेट एक्सटर्नल फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितने फोर्सेस बॉडी पे लग रहे हैं ना उनका वेक्टर सम नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इज इक्वल टू 0। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, लेकिन हमने कहा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन उसमें 2 पॉइंट्स है। पहला तो ये हो गया कि नेट एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होना चाहिए, और प्लस एक और बात होनी चाहिए, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल
टॉर्क भी 0 होना चाहिए, है ना। ये होता है कि हम लोग अभी तक एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ रहे हैं, घूमने वाला मोशन नहीं पढ़ रहे हैं। रोटेशन वाला चैप्टर अलग है, वहां जाएंगे तो घूमने वाला मोशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए जैसे जो रोल फोर्स का होता है, रोटेटरी मोशन के लिए वही रोल टॉर्क का होता है। टॉर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी, वहां सिखाया जाएगा रोटेशन वाले चैप्टर में। तो जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन में इक्विलिब्रियम होने के लिए, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन 0 होने के लिए ये चीज जरूरी है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। उस तरह से रोटेटरी मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। चलिए अभी कंप्लीशन के लिए हम लोग दोनों बात यहां लिख दिया जाए, लेकिन इसके ऊपर बात हम लोग केवल रोटेशन वाले चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां किया जाएगा। अभी इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करेंगे हम लोग, अभी केवल ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं, केवल इस पर फोकस करेंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। लिखने के लिए दोनों पॉइंट यहां पर पहले लिख दीजिए। चलिए अच्छा, तो हमने सीखा कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन, पहले हमने सीखा इक्विलिब्रियम है क्या। तो अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना कर रहा हो, तो बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जैसे कि सीखे होंगे ना पहले कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। तो अगर एक्सेलरेशन 0 होने वाला है तो फोर्स 0 होना पड़ेगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना पड़ेगा और ये नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना पड़ेगा। हम लोग इस पे बात करने जा रहे हैं। चलिए इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन आता है। अब जैसे कि कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि ये जो बॉडी है ये इक्विलिब्रियम पे रहने वाली है, ऐसा कह दिया जाए, है ना। कोई सिस्टम बनाए जो उसमें बहुत सारी बॉडीज है, उनमें से कोई एक बॉडी के लिए कहा जाए कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो सॉल्व करके बताइए उस पे लगने वाले फोर्सेस में रिलेशन क्या है एंड सो ऑन। तब तो ठीक ही है, लिख दिया क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, उस बॉडी को ड्रॉ करेंगे, उस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करेंगे और नेट एक्सटर्नल फोर्स को 0 दिखा देंगे, हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जज करने आना चाहिए और बड़ा आसान होता है। देखो पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए हम बोल रहे हैं, वरना कोई मुश्किल काम नहीं। अब जैसे किसी ब्लॉक को धागे से हैंग कर दिए तो कहने की जरूरत ही नहीं कि वो रेस्ट पे रहेगा, अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, कहने की जरूरत है क्या। वो धागे से हैंग क्यों, कहां जाएगा, वहीं रहेगा, है ना। तो हमेशा रेस्ट पे, पहले भी 0 पे था, वेलोसिटी 0 थी, बाद में भी वेलोसिटी 0 है, इक्विलिब्रियम है, हमेशा वेलोसिटी 0 है, सेम है, कांस्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि आप देखोगे, डायग्राम देखोगे क्वेश्चन का, तो आप ऑटोमेटिकली जज कर लोगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहने वाला भी है या नहीं। तो अगर इक्विलिब्रियम पे रहने वाला है तो ये वाली कंडीशन लगा देंगे, ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे, है ना। चलिए अच्छा, तो अब एक बात सुनो, हमने कहा कि बॉडी को ड्रॉ कर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। और वेक्टर वाले चैप्टर में सीखे थे फोर्सेस को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ के जोड़ेंगे, है ना। सबसे आसान तरीका होता है वेक्टर्स को जोड़ने का कि कंपोनेंट्स को में तोड़ के जोड़ा जाए। एक्स वाले कंपोनेंट्स वाई वाले कंपोनेंट में तोड़ लिया जाए, जितने वेक्टर्स को जोड़ना है सबको एक्स वाई में तोड़ लिया जाए, सबका एक्स वाला कंपोनेंट्स एक साथ जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाता है, सबका वाई वाला एक साथ जोड़ दिया जाए तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाता है। इस तरह से करते हैं, है ना। इसलिए इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन हो तो कैसे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो जिस बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पहला स्टेप हो गया, है ना। दूसरा स्टेप, आप कोई डायरेक्शन को एक्स, किसी डायरेक्शन को वाई मानिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। जिधर आप चाहे उधर एक्स मान सकते हैं, जिधर वाई चाहे उधर वाई मान सकते हैं। आप चाहे तो इधर एक्स मानिए इधर वाई मानिए, या इंक्लाइन प्लेन पे जैसे नहीं मानते थे, इधर एक्स मान लिए इधर वाई मान लिए। वो आपकी सहूलियत के हिसाब से जैसा करने में आपको आसान लगे क्वेश्चन, उधर की तरफ एक्स और वाई मानिए। फिर क्या करिए, जितने फोर्सेस फ्री बॉडी डायग्राम में आपने बनाए हैं उन सारे फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़िए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, है ना। फिर अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो सारे एक्स कंपोनेंट्स का समेशन भी 0 होना चाहिए और सारे वाई कंपोनेंट्स का समेशन भी 0 होना चाहिए। मतलब कि एक्स डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तब मैंने लिखा है कि पूरा वेक्टर नेट फोर्स वेक्टर 0 है ना। एक्स डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो कैसे, एक्स डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट्स बना लिए, उन सबका रिजल्टेंट 0 दिखा दिए। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स बना लिए, उन सबका रिजल्टेंट 0 दिखा दिए। इक्वेशंस बन गई तो सॉल्व कर लिए, आंसर आ जाता है। ये ही स्टेप्स है ना।
एक बार फिर बोले क्या क्या हो गया। पहले स्टेप में फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरे स्टेप में एक्स और वाई कुछ मान के उधर की तरफ सारे कंपोनेंट्स तोड़िए, और तीसरे स्टेप में एक्स की तरफ के सारे कंपोनेंट्स का समेशन को 0 दिखा दीजिए, वाई की तरफ के सारे कंपोनेंट्स का समेशन को 0 दिखा दीजिए। बस ये करना होता है, इक्वेशंस बन जाती हैं, आंसर आ जाता है। तो हम लोग आज ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। हम पहले बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, वहीं से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जाएंगे। सबसे पहले चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ऐसे धागा है, ये ब्लॉक है, और इस धागे में टेंशन बताना है, इस ब्लॉक का मास है m। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ये डायग्राम बनाने से पहले ऊपर एक क्वेश्चन लिखा जाए। लिखिए फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स एंड नॉर्मल फोर्स एट ऑल द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस इन फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चन है। अभी हम कुछ केसेस ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 करके। इन सारे केसेस में जितने धागे बने हैं उनमें टेंशन कितना कितना है सॉल्व करके पता करना है, उन टेंशन का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो भी है, और जितने सरफेसेस कांटेक्ट में है वहां से नॉर्मल फोर्स कितना कितना लग रहा है ये पता करने जा रहे हैं। देखो अभी तक जो हम लोग इसके पिछले क्लास में सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे, सिर्फ ड्रॉ करना सीख रहे थे कि टेंशन फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे किसी फ्री बॉडी डायग्राम में, नॉर्मल फोर्स कैसे ड्रॉ करेंगे, और उनका वैल्यू अननोन मान ले रहे थे। जैसे नॉर्मल ड्रॉ करते थे ना, एन लिख देते थे, ये थोड़ी लिखते थे कि 10 न्यूटन 20 न्यूटन, एन लिख देते थे बस। एन का वैल्यू क्या होगा, मतलब कितना मैग्नीट्यूड का नॉर्मल फोर्स होगा, अब वो सब बात करने जा रहे हैं, है कि नहीं। और टेंशन जैसे टी लिख देते थे, तो टी का वैल्यू कितना होगा वो आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पहला पार्ट है ना जो आपने क्वेश्चन लिखा उसका पहला पार्ट ये है। इसमें एक ही धागा बना है, इस धागे में टेंशन पता करना है, इस ब्लॉक का मास m दिया हुआ है। अभी यहाँ पे m लिखा है, कभी क्वेश्चन में इसको 1 kg 2 kg कुछ ऐसे भी दिया जा सकता है ना। चलिए अच्छा, तो हम ना हमारे स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने जैसे बताया, फ्री बॉडी डायग्राम बना देना चाहिए। अब जैसे ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाते थे, और यहां से बाहरी सरफेस से कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट फोर्स टेंशन वाला, यहां से टेंशन की तरफ, बॉडी से टेंशन की तरफ, सॉरी बॉडी से स्ट्रिंग की तरफ। ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। और फिर हमने कहा कि किसी डायरेक्शन को एक्स और वाई माना जाए, और उधर की तरफ सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया जाए, कंपोनेंट्स में तोड़ा जाए। तो किधर एक्स और किधर वाई माना जाए, तो देखो जैसा मैंने कहा कि ये आपकी मर्जी है, आप किधर भी एक्स और वाई मान सकते हैं, लेकिन समझदारी से मानना चाहिए, है ना। अपने आप को फंसाने का काम नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि कोई कहे कि हम इधर एक्स मानेंगे और इधर वाई मानेंगे, है ना, तो ये ठीक है, बढ़िया बात है, ऐसे करोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। लेकिन कोई कहे नहीं सर हम इधर एक्स मानना चाहते हैं, इधर वाई मानना चाहते हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत तो नहीं कर रहे हो। जो इधर एक्स और इधर वाई मानेगा, ये एक्स और ये वाई मानेगा, वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन बिना मतलब अपने आप को ही कंफ्यूज कर रहा है, बिना मतलब अपना कॉम्प्लेक्स कर रहा है क्वेश्चन, है ना। आप सोचो इधर एक्स मान लिए, इधर वाई मान लिए, और फोर्सेस है इस डायरेक्शन में, तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस टी को इधर कंपोनेंट में तोड़िए, इधर कंपोनेंट में तोड़िए, एमजी को भी इधर तोड़िए, इधर तोड़िए, सबको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। जबकि जिसने इधर माना एक्स और इधर वाला माना वाई, उसके फोर्सेस ऑलरेडी एक्सिस के अलोंग है, उसका टेंशन वाई के अलोंग ही है, तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो वाई के अलोंग ही बना ही हुआ है। एमजी वाई के अलोंग ही है, तो उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक्स और वाई कंपोनेंट तोड़ने की, ऑलरेडी टूटा हुआ है, वाई के अलोंग है, एक्स के अलोंग 0, केवल वाई के अलोंग है ना। तो क्वेश्चन आसान होगा अगर आप समझदारी से एक्स और वाई कंपोनेंट्स मानेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड स्टेप कर रहे थे हम लोग। सेकंड स्टेप में इधर एक्स मान लिए हम लोग, इधर वाई मान लिए, और सारे फोर्सेस ऑलरेडी कंपोनेंट्स में दिख ही रहे हैं। ये वाई के अलोंग ही है, एक्स की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं। और फिर जैसे बात हो रही थी, एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स ऑलरेडी 0 दिख रहा है, कोई है ही नहीं फोर्स। वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट 0 होने के लिए, ये देखो ये ऊपर है ये नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, तब ना 0 होगा। कैंसिल आउट होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है। मैग्नीट्यूड ऑफ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड टी लिखे हैं, इज इक्वल टू इसका है mg, और ये आ गया, यही बताना था टेंशन कितना होगा धागे में, तो इतना आंसर आ गया, है ना। और रुक जाओ, देखो यहां जैसे मास का कुछ वैल्यू अगर दिया है 1 kg, तो टेंशन कितना आ गया 1 इंटू जी, मतलब 10 न्यूटन, है ना। 2 kg दिया है तो 20 न्यूटन, एंड सो ऑन, जो भी दिया है मास का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। m दिया है तो m के टर्म्स में आंसर लिख देंगे।
अच्छा, देखो, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक बात समझना जरूरी है। छोटे छोटे प्यारे बच्चे हो तुम लोग, एक बात समझो। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखो T इक्वल टू mg लिखा है, तो कहीं मन में ये ना आ जाए कि ये लिखा हुआ है कि ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, मतलब दोनों सेम चीजें हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इक्वालिटी साइन लिखा है ना, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब सेम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। ये क्या लिखा है कि ये वाला टेंशन फोर्स जो था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो था, वो मैग्नीट्यूड में इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, mg के बराबर है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, बस इतना लिखा है। ये नहीं लिखा है कि ये फोर्स और ये फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या हो जाएंगे, सेम कैसे हो जाएंगे, सेम नहीं लिखा हुआ है। लिखा है मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर है, बस इतना लिखा हुआ है, ये है ना। तो ऑल्सो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही। देखो डायरेक्शन में भी सेम नहीं है, डायरेक्शन इसका इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन भी सेम नहीं है, नेचर भी सेम नहीं है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये ग्रेविटेशन है। क्या सेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, मतलब कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, ये लिखा हुआ है ना। मैग्नीट्यूड को T माने थे हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड mg था, तो T इक्वल टू mg का ये मतलब होता है। चलिए, अच्छा, तो ये पहला एग्जाम्पल किए हम लोग, बड़ा सिंपल सा, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल था। एक और करते हैं। चलिए सेकंड, दूसरा एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास है m, और जैसा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट आपने लिखा था, जितने धागे हैं उनमें टेंशन बताना है और जितने कांटेक्ट सरफेसेस हैं उन पर नॉर्मल बताना है। तो यहां पर एक कांटेक्ट सरफेस है ना, तो यहां से नॉर्मल कितना लग रहा होगा वो पता करना है। चलिए, सबसे पहला स्टेप था फ्री बॉडी डायग्राम, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। इस पे लगने वाले फोर्सेस, नीचे की तरफ तो mg है ही, और यहां से बाहरी सरफेस से कांटेक्ट में है, सरफेस से बॉडी की तरफ नॉर्मल बनता है, तो ये सरफेस से बॉडी की तरफ, सरफेस से बॉडी की तरफ ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और ये mg हो गया, है ना। ये फोर्सेस सारे ड्रॉ कर लिए। अब किसी डायरेक्शन को x या x और y मानना होता है, तो हम सहूलियत के लिए इधर को ही x मानेंगे और इधर को ही y मानेंगे। x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 दिखाना है, तो ऑलरेडी 0 है, कोई है ही नहीं x डायरेक्शन में फोर्स। y डायरेक्शन का नेट फोर्स को 0 दिखाना है, y डायरेक्शन में दो फोर्सेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल आउट होने चाहिए, इसके लिए इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो n शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद mg, ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। हो गया सॉल्व, ये आंसर होगा, है ना। ऐसे ही करना है। अब और क्वेश्चंस हम यहाँ बना रहे हैं, एक बार आप अपने से कॉपी में ट्राई करिएगा और तब सोल्यूशन को देखिएगा, है ना। धीरे धीरे आप थोड़ा और सरफेसेस और धागे ये सब बनाना शुरू कर रहे हैं, है ना। अब आप अपने से ट्राई करिए सारे क्वेश्चंस, एक एक बार ट्राई करते जाइए, फिर हमारा सोल्यूशन देखते जाइए। 2 था, ये तीसरा हो गया एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। चलिए ऐसा करते हैं, ये रूफ से एक धागा है जुड़ा हुआ, एक ब्लॉक यहाँ पे है, और एक और धागा और एक और ब्लॉक, 2 ब्लॉक्स हैं, 2 धागे हैं। 2 धागे हैं, तो दोनों धागों में टेंशन आपको पता करना होगा। इसका मास क्वेश्चन में इतना दिया है, इसका मास इतना दिया है, दोनों धागों में टेंशन पता करना है। लेट अस से इस धागे में टेंशन T1 मैग्नीट्यूड का है, ये भी पता करना है, और ये T2 है, इसका टेंशन वो भी पता करना है ना। चलिए, अच्छा सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, ये हम बनवा चुके हैं पहले आपको कॉपी में, तो कोई नई बात नहीं बना रहे हैं, वही चीज है जो पहले बनाए थे, m1g T1। इसका बनाएंगे ऊपर वाले ब्लॉक का, तो नीचे की तरफ m2g, नीचे की तरफ ये T1 और ऊपर की तरफ T2। अगर नहीं समझ में आए कि ये कैसे बनाए तो पिछला लेक्चर देखिएगा, ये बनवाए थे। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। अब दोनों के लिए, दोनों ही इक्विलिब्रियम पे हैं, बंधा हुआ है सब कुछ, तो कहीं भागने वाला तो है नहीं कोई, इक्विलिब्रियम पे है। तो इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। इधर की तरफ x लिया, इधर की तरफ y, नेट फोर्स 0 होने के लिए y वाला नेट फोर्स 0 किया जाएगा अगर, तो ये मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बराबर, मतलब T1 इज इक्वल टू mg। ये तो एक बात हो गई, इस धागे में टेंशन पता चल गया। अब इसकी बारी, y डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 कर रहे हैं,
ये ऊपर की तरफ, ये दोनों नीचे की तरफ कैंसिल आउट होने चाहिए। ऊपर की तरफ जो फोर्स है दैट इज T2 इज इक्वल टू नीचे की तरफ का फोर्स है T1 प्लस M2G, है ना। तो T2 आ गया कितना, T1 का वैल्यू हम लोग सॉल्व किए थे M1G, यहां पुट कर दिए M1G प्लस M2G, ये लिखा हुआ है ना। तो पता चला कि इस धागे में जो टेंशन है M1G के बराबर है, इस धागे का टेंशन M1G प्लस M2G के बराबर है। इस धागे में टेंशन, फिर से एक बात बोल दें, इस धागे में जो टेंशन आया वो इतना आया है, और ये नहीं है कि ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं। ये टेंशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, और ये ग्रेविटेशनल चीजें लिखी हुई हैं। और इसको देख के ये मतलब भी नहीं निकालिएगा कि देखो यहाँ M1G प्लस M2G लिखा है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इस धागे को खींच रहा है ना। T2 टेंशन में M1G प्लस M2G आया है, तो ये मतलब मत निकालिएगा इसका कि ये वाला ब्लॉक इस धागे को खींच रहा था, नहीं। सीधी सी जो सही बात है, जो बात आपको बताई जा रही है पिछले 2 क्लासेस से, वही बात है। इसने इस धागे को खींचा, इस धागे ने इस ब्लॉक को खींचा, फिर इस ब्लॉक ने इसको खींचा, है ना। तो इसके अंदर जो टेंशन डेवलप होगा, ऑब्वियसली इस मास के हैंग करने से इसमें टेंशन, अच्छा सोचो ये मास नहीं हैंग किए होते तो इसमें टेंशन ना होता, सिंपली M2G मैग्नीट्यूड में इतना, और जब इसको हैंग कर दिया तो इसके टेंशन का मैग्नीट्यूड हो गया M2G प्लस M1G, मतलब इसको हैंग करने से इसका टेंशन बदलना भी चाहिए। कैसे, क्योंकि इसने इस धागे को खींचा, इस धागे ने इसको खींचा, इसने इसको खींचा, तो इसका टेंशन बदलना चाहिए, है ना। ये नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने इस धागे को डायरेक्टली खींचा, यानी ऐसा नहीं बोलेंगे कि M1 मास ने इस धागे पर कोई फोर्स लगाया, क्योंकि ये सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, दूर से नहीं लगते, जैसे पहले बात हो रही थी। तो सही बात क्या है कि इसने इसको नहीं खींचा, इसने इस धागे को खींचा, फिर इसने इसको खींचा, फिर इसने इसको खींचा, इस वजह से इसका टेंशन इतना दिखाई दे रहा है ना। चलिए, अच्छा जो भी है, ये हो गया। 3 एग्जांपल्स किए हम लोग। नेक्स्ट 4th एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल ऐसे करते हैं, चलिए। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन है थीटा। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, धागे से ऐसे बांध दिए, यहाँ धागा भी है और ये कॉन्टैक्ट सरफेस भी है, मतलब टेंशन भी बताना है और यहां से नॉर्मल भी बताना है, दोनों चीजें बतानी है। स्टेप्स कर रहे हैं। पहला स्टेप, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक हो गया, नीचे की तरफ इसका मास M कुछ क्वेश्चन में दिया है, यहाँ टेंशन बताना है, नॉर्मल बताना है। नीचे की तरफ mg पता कर, mg बना दिए, ये मास दिया रहेगा क्वेश्चन में। यहां से सरफेस से नॉर्मल, सरफेस से बॉडी की तरफ, तो सरफेस से बॉडी की तरफ नॉर्मल बना दिए, और टेंशन बॉडी से धागे की तरफ, ये बना दिए टेंशन, है ना। और जैसे हम लोग बात करते थे, ये एंगल थीटा होगा, ये बनाते थे ना पहले हम लोग। चलिए सर, अब किसी डायरेक्शन को x मानना है, किसी को y, तो हम इधर की तरफ x मानना चाहते हैं, इससे हमको सहूलियत मिलेगी, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे? इधर x इधर y मानने से क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? इधर x और इधर y मानेंगे ना, तो ये वाला फोर्स को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी x की तरफ है, इसको भी रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा। mg का इधर cos थीटा, इधर sin थीटा, केवल mg को तोड़ना पड़ेगा। ये दोनों तो ऑलरेडी x और y के अलॉन्ग हो जाएंगे, तो आसान हो जाएगा। सोचो अगर कोई इधर y माना होता, इधर x माना होता, तो इसको भी रिजॉल्व करना पड़ता है x और y में, इसको भी रिजॉल्व करना पड़ता है x और y में। दो फोर्सेस को कंपोनेंट्स में तोड़ के रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती। mg तो चलो y की तरफ हो जाता, लेकिन ऐसे मान लेने से देखो केवल एक ही फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए ऐसे माने x और y। और अब x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0, y डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करेंगे। अच्छा पहले रिजॉल्व कर ले, mg इधर है तो इधर की तरफ कंपोनेंट्स तोड़ लें इसके, x और y के लॉन्ग, ये वाला और ये वाला कंपोनेंट। तो इधर की तरफ कितना आएगा, mg cos थीटा, थीटा की तरफ, और इधर की तरफ mg sin थीटा, mg sin थीटा। mg को दो कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख लिए, और हम देखो क्या कर रहे हैं ना, इसको यहां से हटा भी दे, ये बताने के लिए कि mg लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स में तोड़ दिए ना, जो mg था उसी को दो हिस्से में तोड़ के यहां और यहां लिख दिए, है ना। चलिए तो ये हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए और कंपोनेंट्स में भी तोड़ लिए। अब x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 होना चाहिए,
मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने फोर्सेस हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। ये वाला अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है और मैग्नीट्यूड में भी बराबर होगा, तब तो कैंसिल आउट होगा। तो ये मैग्नीट्यूड टी और ये मैग्नीट्यूड है mg sin थीटा, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो T शुड बी इक्वल टू mg sin थीटा, ये और ये बराबर, उसी तरह से ये और ये बराबर। n शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये आंसर्स हो गए है ना फोर्थ क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग, यहां लिख रहे हैं फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में कुछ चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं। चलो ये रूफ है, छत है ना, यहां से एक धागा अटैच कर दिए, ऐसे ले आए, ये ऐसे ले आए, फिर यहां से एक और धागा अटैच किए, ये ऐसे ले गए, सच दैट ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहां से एक तीसरा धागा है जिसमें कि ब्लॉक हैंग कर दिए, इसका मास है m। 3 धागे हैं यहां पर, 1 2 3 धागे हैं, तो 3 टेंशन फोर्स बनाना पड़ेगा। चलिए ऐसा, मतलब तीनों टेंशन फोर्स का वैल्यू आपको आंसर में लिखना है। ये 3 धागे हो गए। ऑल्सो और डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला जो साइड है इसका लेंथ है 4 मीटर, ये जो धागा है इस धागे का लेंथ दिया है क्वेश्चन में 4 मीटर, इस धागे का लेंथ दिया है 5 मीटर, और ये सब mm एक जैसा ना हो जाए इसलिए इसका मास हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये मीटर लिखा हुआ है, ये मास नहीं है, 4 मीटर और 5 मीटर लिखा हुआ है, ये मास लिखा हुआ है। चलिए इस धागे का लेंथ दिया हुआ है, इस धागे का लेंथ दिया हुआ है, इस ब्लॉक का मास दिया है, 3 धागे हैं, तीनों में टेंशन पता करना है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अननोन मान लिया जाए, इसका धागा, इस धागे में टेंशन T1 मान लिए, इसमें T2 मान लिए, इसमें T3 मान लिए, है ना। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो ये है ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, नीचे की तरफ कैपिटल mg फोर्स। अब देखो यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम। यहां पर हम देखो कैसे कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, एक फोर्स बना चुके हैं mg। अब काउंट करेंगे कि बाहरी कितने सर्फेसेस से कांटेक्ट में है। तो ये जो ब्लॉक है केवल इस वाले धागे के साथ यहां पर कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक से धागे की तरफ एक ही कांटेक्ट फोर्स बनेगा क्योंकि एक ही कांटेक्ट है। इस वाले धागे के साथ ये ब्लॉक कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए इसका जो टेंशन है वो टेंशन वाला फोर्स इस पर नहीं लगेगा। इस वाले धागे के साथ भी ये ब्लॉक कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए T2 भी इस पर नहीं लगेगा। केवल इस वाले धागे के साथ ये ब्लॉक कांटेक्ट में है, इसलिए केवल T3 बनाया जाएगा इसके साथ। तो देखो किधर की तरफ, ब्लॉक से धागे की तरफ, ब्लॉक से धागे की तरफ T3, ये बना दिए, है ना। T1 वाला और T2 वाला फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। चलिए T3 बना दिए, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेंगे ब्लॉक का। नेट फोर्स 0, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट होने चाहिए, तो मतलब T3 मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए किसके, कैपिटल mg के। मैग्नीट्यूड में T3 कैपिटल mg के बराबर होना चाहिए। हो गया, तो चलिए ये बात हो गई, लेकिन T1 और T2 भी तो बताना है। अब T1 और T2 कैसे पता किया जाए, क्योंकि इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से तो उस डायग्राम में T1 और T2 तो बनेंगे ही नहीं, तो पता कैसे करेंगे कितना कितना है T1 और T2, है ना। एक दिक्कत, चलो उसका दिक्कत का सोल्यूशन क्या है, ऐसा कोई चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए जिसमें T1 T2 बना पाए। तो ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है जहां तीनों धागे आपस में जुड़े हुए हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और सिंस ये तीनों धागे मासलेस हैं, तो इनका ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है वो भी मासलेस होगा, और किसी भी मासलेस बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमेशा 0 ही होता है। पहले सीखे थे हम लोग, है ना, जब धागे का आइडियल केस पढ़ रहे थे ना, तो वहां बात हुई थी ना कि कोई भी मासलेस चीज है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना पड़ेगा। चलिए तो इस वाले पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, तीनों धागों को मिला के जहां जोड़ा गया जंक्शन वाला पॉइंट, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए उसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ ये धागा अपनी तरफ खींच रहा होगा, है ना। अच्छा इस पॉइंट पर ये ब्लॉक नहीं बोलेंगे फोर्स लगा रहा है, नहीं, गलत बात। कौन लगा रहा है, ये धागा इससे जुड़ा है, धागा इस पे फोर्स लगा रहा है।
नीचे की तरफ कितना T3। फिर ये धागा अपनी तरफ खींच रहा होगा, धागे हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो ये धागा अपनी तरफ खींच रहा होगा T1 से, और ये धागा अपनी तरफ खींच रहा होगा T2 से। तो ये धागा अपनी तरफ इधर की तरफ खींचा T1 फोर्स से, और ये धागा इधर की तरफ खींचा T2 फोर्स से, और ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए। अब T1 कितना है हम पता कर चुके हैं, T2 और T3 पता करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस एज्यूम करते हैं कि मानते हैं किधर की तरफ, किधर माने, तो ये दोनों ऑलरेडी 90 डिग्रीज पे हैं, इसलिए इधर की तरफ x मान लीजिए और इधर की तरफ y मान लीजिए, ताकि कम से कम फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़े। इन दोनों को रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, केवल T3 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा हम और बड़ा बनाना चाहते हैं, रुक जाओ। जो डायग्राम बना था ना, वही चीज हम फिर से बना रहे हैं, थोड़ा सा बस बड़ा बना रहे हैं, और एंगल वगैरह ठीक से बनाना है। ऐसे x और y माने थे ना, ये था इधर की तरफ T3 माने थे, इधर की तरफ T2 और इधर की तरफ T, है ना। ये डॉटेड लाइन जो है ये x और y एक्सिस मान लिए। चलिए अच्छा, तो अब रिजॉल्व करने की बारी आई। तो ये एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, तब ना इसको इधर रिजॉल्व करेंगे, इसका इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे, फिर बराबर करेंगे, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करेंगे। ये सब करने के लिए एंगल भी तो पता होना चाहिए। तो पहले अब वापस इस डायग्राम, क्वेश्चन के डायग्राम में आते हैं, वो एंगल पता करते हैं। देखो कैसे पता कर रहे हैं। इसको पहले इधर ले जाके मिला दिए, है ना। तो अगर T3 को इधर लिख दें, ये लाइन को अगर आगे बढ़ाएं, इसको हटा दें, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो यही वाला एंगल है ना थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। एंगल पता करने की कोशिश कर रहे हैं, ये थीटा होगा। ये थीटा कैसे पता चलेगा, तो ये साइड का लेंथ दिया है, इसका लेंथ दिया है, इसका तो दिया नहीं है, कुछ और सोचते हैं। ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। बात सही है ना, क्योंकि पूरा 90 था। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मतलब ये थीटा होगा। बात सही है। अब ठीक है, ये थीटा हो गया। अब ये सब हटा देते हैं, ये हटा दिए, ये हटा दिए, ये सब मिटा दे। चलिए अच्छा, ये थीटा हो गया। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ये वाला बड़ा वाला, इसमें ये थीटा है, ये इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो tan ऑफ दिस एंगल इज 4 मीटर अपॉन 5 मीटर, 4/5, है ना। tan थीटा इज 4/5, तो cos थीटा और sin थीटा कितना है वो हम लोग बता सकते हैं। तो tan थीटा, या फिर ऐसे करें, यहां पर ये हाइपोटेन्यूज का लेंथ भी लिख ही देते हैं ना। अब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 25 प्लस 16, मतलब 41, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 41 ये साइड का लेंथ हो गया, है ना। 25 प्लस 16, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। अब साइन थीटा इस वाले ट्राइंगल में देखो तो कितना होगा, 4 अपॉन रूट 41। कॉस थीटा कितना होगा, 5 अपॉन रूट 41, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए अच्छा, तो T3 इधर है, यहां पर अब देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए T3 का इधर जो कंपोनेंट है T3 cos थीटा, वो T1 के साथ कैंसिल आउट होना चाहिए, और T3 का जो इधर कंपोनेंट है sin थीटा, T3 sin थीटा, वो T2 के साथ कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, है ना। तो T2 शुड बी इक्वल टू T3 sin थीटा एंड T1 शुड बी इक्वल टू T3 cos थीटा। T3 का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लिख दें T1 शुड बी इक्वल टू T3 sin थीटा। T3 का मतलब यहां पे देखो निकाले थे, T3 का मतलब कैपिटल एमजी, और sin थीटा का मतलब देखो इस वाले ट्राइंगल में sin थीटा इज 4 अपॉन रूट 41, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, ये हो गया T1। इसी तरह से T2, T2 इज इक्वल टू T3, T2 ही लिख दिए ना, यहाँ पर T2 होना चाहिए। T2 इज T3 sin थीटा ना, T2 इज T3 sin थीटा, तो T2 का वैल्यू हो गया। T1 इज इक्वल टू T3 का इधर cos थीटा कॉम्पोनेंट, T1 इज इक्वल टू
T3 cos थीटा, मतलब कितना, कैपिटल mg और cos थीटा. Cos थीटा इज हाउ मच, 5 upon root 41. 5 upon under root of 41. ये आंसर्स हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ चेंज करते हैं क्वेश्चन में. चलिए ये एक स्फीयर है ना, और इधर एक दीवार है. इधर एक दीवार है, ये ग्राउंड है, नीचे ग्राउंड रहेगा, और यहां पर एक आदमी है. बहुत लंबे हाथ हो गए उसको, रुक जाओ फिर से बनाते हैं. यहां पर एक आदमी है, लंबे हाथ जाने दो, जो कि इसको रोक रहा है. ये जो फोर्स लगा रहा होगा आदमी, वो इधर की तरफ लगा रहा होगा, नहीं नॉर्मल जैसा फोर्स. तो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है आदमी, और इस स्फीयर का मास है m. ठीक है, मान लो कुछ वैल्यू ले लेते हैं. इस स्फीयर का मास है 5 kg. m इज इक्वल टू लिख दें 5 kg. चलो ठीक है, ये ग्राउंड हो गया. आपको पता करना है कि नॉर्मल एट कॉन्टैक्ट सरफेसेस, मतलब यहां से स्फीयर पर कितना नॉर्मल लगा, यहां से नॉर्मल कितना लगा. चलिए हम सॉल्व करते हैं. स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया जाए. ये हो गया स्फीयर, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. नीचे की तरफ mg बना दिए. mg का मतलब 5 इंटू जी 50 न्यूटन. 5 kg का मास है ना, 5 इंटू जी 50 हो गया. और कॉन्टैक्ट सरफेसेस से नॉर्मल, तो यहां वाला कॉन्टैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, कॉन्टैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ नॉर्मल हो गया, इसका नाम n1 लिख दिए. और यहाँ वाले कॉन्टैक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, यहाँ से यहाँ वाले सरफेस से बॉडी की तरफ, इसका नाम n2 लिख दिए. n1 और n2 का वैल्यू पता करना है. कुछ एंगल भी देना चाहिए ना क्वेश्चन में, नहीं तो सॉल्व कैसे होगा. कुछ एंगल भी दे रहे हैं. तो ये वाला ये जो डायरेक्शन है जिधर की तरफ आदमी फोर्स लगा रहा है, ये जो आदमी फोर्स लगा रहा है, ये वर्टिकल से कितने एंगल पर लगा रहा है, ये दिया है क्वेश्चन में, तब तो सॉल्व होगा. मान लो ये जो फोर्स लगा रहा है, ये एंगल यहां से एंगल ये थीटा है, कुछ थीटा ले लें. थीटा कितना है, 30 डिग्री. लिखते हैं ये 30 डिग्री. क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 30 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहा है. आप बताइए दोनों नॉर्मल का वैल्यू. चलिए हम सॉल्व करते हैं. ये वर्टिकल हो गया, ये एंगल 30 डिग्री है. एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स तोड़ने पहले एक्स और वाई डिसाइड करना है किधर लेंगे. तो हम लेने जा रहे हैं इधर की तरफ एक्स और इधर की तरफ वाई. ऐसे एक्स और ऐसे वाई. क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस फिर नहीं रिजॉल्व करने पड़ेंगे, केवल इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो n2 का cos थीटा mg के बराबर, sin थीटा n1 के बराबर. n2 cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड वाला जो फोर्स है वो mg के बराबर हो गया. तो मतलब n2 इंटू cos 30 डिग्री रूट 3/2 इज इक्वल टू 50 न्यूटन. दिस इंप्लाइज दैट n2 इज इक्वल टू कितना, 100 अपॉन रूट 3. ये हो गया. इसी तरह से n1 पता कर लेंगे. x डायरेक्शन में n2 का sin थीटा आएगा, शुड बी इक्वल टू n1. कैंसल आउट होना चाहिए. n2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू n1. तो यहां से n1 आ गया कितना, n2 का वैल्यू पुट करते हैं 100/√3 इंटू साइन थीटा. साइन थीटा इज 1/2, मतलब 50/√3. ये आंसर आ गया.
ये हो गया दोनों n1 n2 का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। अब क्या बनाया जाए, कुछ ऐसा करते हैं। चलो, ये एक स्फीयर था जिसको कि इधर भी एक इंक्लाइन प्लेन है और इधर भी एक इंक्लाइन प्लेन, दो इंक्लाइन प्लेन्स पे टिका के रखा गया है। ये ग्राउंड है ना, इधर से 60 डिग्रीज पे ये वाला इंक्लाइन प्लेन है और इधर से 60 डिग्रीज पे ये वाला इंक्लाइन प्लेन है, और इस स्फीयर को ऐसे टिका दिए, बीच में रख दिए। इस स्फीयर का मास है m। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इस वाले इंक्लाइन प्लेन से भी कांटेक्ट में है। इधर आ जाते हैं। ये जो स्फीयर है वो इस वाले इंक्लाइन प्लेन से भी कांटेक्ट में है और इस वाले इंक्लाइन प्लेन से भी कांटेक्ट में है। यहां से भी इस स्फीयर पे नॉर्मल लग रहा होगा, यहां से भी नॉर्मल लग रहा होगा, दोनों नॉर्मल का वैल्यू पता करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए पहले स्फीयर का। चलिए ये स्फीयर हो गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg बना लिए। अब यहां से नॉर्मल, यहां से जो नॉर्मल लगेगा वो कैसे बनाया जाएगा? देखो, यहां से नॉर्मल कोई राउंड बॉडी के ऊपर हमेशा सेंटर से पास करता है, ऐसे बोले थे। सेंटर से पास करता हुआ ऐसे एक नॉर्मल बनेगा। तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? देखो, ये राइट एंगल है, यहां से ऐसे अगर लाइन बना दें, इसको हटाते हैं पहले। चलो एंगल वगैरह ठीक से बनाए, है ना, ये ऐसे बना दें। तो देखो ये एंगल 60 डिग्री था, ये वाला एंगल 60 था, तो ये वाला एंगल 60 होगा, है ना। ये 60, ये 30, ये 60, ये 60 है, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट ये वाला एंगल 60 होगा। मतलब यहां से जो नॉर्मल बनेगा वो वर्टिकल से इधर की तरफ 60 डिग्री एंगल पे होगा। तो यहां से जो नॉर्मल बना रहे हैं वो नॉर्मल n1 अगर है, तो n1 जो है वो वर्टिकल से इधर की तरफ, वर्टिकल से इधर की तरफ कितना एंगल? 60 डिग्रीज। ये 60 डिग्रीज एंगल पर होगा n1। हो गया। अब इसकी बारी, यहां से जो नॉर्मल बनेगा वो सेंटर से पास करके ऐसे जा रहा होगा, है ना। इसको आगे बढ़ा लेते हैं और यहां से एक वर्टिकल लाइन बना के डायरेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। ये 60 है, ये 60 होगा, और ये 60 है, तो इसके वर्टिकल ऑपोजिट ये वाला एंगल 60। मतलब यहां से जो नॉर्मल बनेगा वो वर्टिकल से इधर की तरफ 60 डिग्रीज पे होगा। तो यहां से नॉर्मल बनेगा वर्टिकल से इधर की तरफ, ऐसे डायरेक्शन में बनेगा। इसका नाम n2 लिख दे रहे हैं, और ये वर्टिकल से 60 डिग्री इधर, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, है कि नहीं। बस यही फोर्सेस है, दो ही जगह से कांटेक्ट था ना, एक यहां से बाहरी सरफेस से कांटेक्ट में है, एक यहां से, तो दो ही नॉर्मल बनेंगे और एक mg हो गया। तीनों फोर्सेस हो गए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। x और y कुछ माना जाए। अब ये पूरा 120 है ना, तो इधर को x इधर को y नहीं मान सकते ना। 90 डिग्री पे होते दोनों तो मान सकते थे। तो क्या कर रहे हैं? देखो, इधर को x मान ले रहे हैं और ऊपर y, इधर y मान लिए, इधर x मान लिए, है ना। चलिए, तो y डायरेक्शन का नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, x डायरेक्शन का नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में देखो कितना है, n2 का इधर ये 60 है, तो इधर sin 60 आएगा, इधर cos 60 आएगा। नहीं, n2 का cos 60 इधर, sin 60 इधर, थीटा की तरफ cos। तो इधर आएगा n2 का sin 60, मतलब कितना? n2 sin 60 √3/2 शुड बी इक्वल टू, इधर वाला जो फोर्स है और इधर वाला कैंसिल होना चाहिए। n1 का इधर sin 60 आएगा, देखो इधर 60 है ना, तो ये n1 cos 60 इधर, sin 60 इधर, should be equal to n1 sin 60 मतलब √3/2। ये √3/2 कैंसिल, n1 और n2 बराबर होने चाहिए। एक बात हो गई। अब y डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करने जा रहे हैं, तो n2 का cos 60 और n1 का cos 60 दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों जोड़ के कितना? n2 cos 60 मतलब n2 into 1/2 प्लस n1 into 1/2, है ना। ये दोनों मिला के mg के बराबर इज इक्वल टू mg होना चाहिए। n1 n2 दोनों बराबर थे, तो ये देखो कितना हो जाएगा,
अगर इसको भी n1 लिख दे तो n1/2 प्लस n1/2 n1 हो गया, n1 इज इक्वल टू mg, और n1 और n2 दोनों बराबर थे तो इज इक्वल टू n2 भी इतना ही हो जाएगा। ये आंसर हो गया, है ना। और करते हैं, और क्वेश्चंस करते हैं इसमें। चलिए तो ऐसा करते हैं, देखिए ये रूफ है, इधर से बना है, ये रूफ है, और अभी रुको, क्वेश्चन का डायग्राम बनाने से पहले हम सिचुएशन समझाना चाहते हैं, है ना। पहले सिचुएशन समझिए, अभी क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बना रहे हम। सिचुएशन ऐसी थी कि रूफ से धागे से 2 ब्लॉक्स को हैंग किए थे, है ना। फिर इस वाले ब्लॉक को इधर की तरफ खींचे, तो नया डायग्राम देखो कैसा दिख रहा होगा। जब इधर की तरफ खींचे होंगे तो क्या ऐसा दिखेगा क्या कि बस ये धागा ऐसे आ जाए, इधर की तरफ जब इसको खींचेंगे तो क्या इसकी जगह पे बस ऐसा बना देंगे, ये यहीं रह जाएगा? नहीं ना, ये जब इधर से खींचोगे, इमेजिन करो 2 ब्लॉक्स ऐसे हैंग करें, आप खींचोगे, ये भी थोड़ा आगे आएगा ना, तो मतलब कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये ऐसा और ऐसा, ऐसे जब खींचेंगे ये वाला भी तो थोड़ा इधर होगा ना एंगल पे, ऐसा कुछ आएगा। तो फाइनली डायग्राम ऐसा है क्वेश्चन का। चलिए फाइनल क्वेश्चन का डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये वर्टिकली लाइन बना दिए, ये एक धागा, एक ब्लॉक, और ये दूसरा धागा, और ये दूसरा ब्लॉक, ऐसा है कुछ, है ना। ऐसा क्वेश्चन का डायग्राम है, और ऐसा, अच्छा रुको, फोर्स भी लगाना तब तो ऐसा होगा, इधर की तरफ खींच भी रहा है, F फोर्स लगा दिया, है ना। चलो और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है कि पहले तो ये दिया है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, क्वेश्चन में दिया है ना। आपको नहीं सोचना है कि इक्विलिब्रियम पे होगा कि नहीं होगा, नहीं, क्वेश्चन में बता दिया कि चलो, मैंने क्वेश्चन में बोला हुआ कि अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो बताइए दोनों धागों में टेंशन। मास भी दिया हुआ है, इसका मास कुछ m ले रहे हैं, इसका भी मास m है, m का कोई वैल्यू होगा, 1 kg 2 kg कुछ भी। अच्छा हम क्या लिख रहे हैं, देखो ये जो F फोर्स लगा रहे हैं, जो किताब वगैरह में अगर क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा F इज इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, और ऐसा भी दे सकता है F इक्वल टू mg, है ना, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हाँ देखो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे लगा दिए, नहीं, वो लिखा ही नहीं है। ये लिखा हुआ है कि ये जो फोर्स F लगाए हैं ये मैग्नीट्यूड में इसके बराबर है। जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे ना, बता रहे थे ना कि मैग्नीट्यूड वाइज लिखा हुआ है, वैसे ये जो फोर्स F लगाए हैं वो उसका मैग्नीट्यूड। अब जैसे M अगर 2 kg है तो हम 20 न्यूटन के फोर्स से खींच सकते हैं ना, तो ये जो फोर्स लगाए हैं वो 20 न्यूटन है, अगर ये 2 kg है तो 20 न्यूटन से खींचे थे, ये लिखा हुआ है। चलिए अच्छा, तो फाइनली ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में इतना है, और ये सब फिगर बना हुआ है। दोनों धागे में टेंशन आपको पता करना है। ये वाला एंगल नहीं, ये एंगल्स कितने कितने ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो भी पता करना पड़ेगा, तब तो सॉल्व करेंगे ना। चलिए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा कॉपी में, तब सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए सर, तो यहां से शुरू करते हैं। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, दोनों का मास क्वेश्चन में सेम दिया है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए इस वाले ब्लॉक का। तो नीचे की तरफ सबसे पहले mg जो इसका मास है इंटू g बना दिए। इधर की तरफ एक फोर्स बनेगा यहां से, और एक धागे से भी जुड़ा हुआ है, तो धागा अपनी तरफ भी खींच रहा होगा, तो ये 2 फोर्सेज और बनेंगे इस ब्लॉक पर। अच्छा, धागों में टेंशन कुछ मान लेते हैं, कुछ T1 T2 मान लेते हैं, है ना। तो ये T1 है, ये T2 है, और एंगल वगैरह भी कुछ मान लेते हैं। ये एंगल को θ1 मान लेते हैं, इस एंगल को θ2 मान लेते हैं। ये सब अननोन माने हैं, इनका वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो चलिए, तो इधर की तरफ राइट साइड में तो F लग ही रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड में कितना है दिया है क्वेश्चन में। इधर की तरफ T1 है। अच्छा, ये लाइन वर्टिकल है, यहां से भी एक अगर वर्टिकल लाइन बनाए, हम सोल्यूशन कर रहे हैं अब, सोल्यूशन, तो यहां से भी वर्टिकल लाइन, ये पैरेलल हो गई ना, पैरेलल लाइन, और ये कट करे, जो θ1 है तो ये एंगल भी
थीटा 1 हो जाएगा। तो यहां से वर्टिकल से इधर की तरफ टेंशन फोर्स है T1 कितने एंगल पे, थीटा 1 एंगल पे, है ना, ये थीटा 1 है तो थीटा 1। चलिए तो ये फोर्सेस ड्रॉ कर दिए हमने। अब एक्स और वाई एक्सिस माना जाए तो हम इधर की तरफ एक्स एक्सिस मान लिए और इधर की तरफ वाई एक्सिस मान लिए, ताकि ये दो फोर्सेस को रिजॉल्व ना करना पड़े। T1 का cos थीटा 1 mg के बराबर, sin थीटा 1 f के बराबर। तो इधर लिख दे रहे हैं T1 sin थीटा 1 शुड बी इक्वल टू f। f का मतलब mg दिया हुआ है क्वेश्चन में कि f जो है मैग्नीट्यूड में इतना है। T1 का cos थीटा 1 शुड बी इक्वल टू mg, ये वाला cos थीटा 1 और mg बराबर होना चाहिए। दो इक्वेशन बना लिए और दो ही अननोन है अभी तक, T1 और थीटा 1, दोनों का वैल्यू यहां से मिल जाएगा। अब जैसे कि क्या करें, डिवाइड कर लें। तो डिवाइड करेंगे तो T1 कैंसिल, tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा 1 कितना आ गया, 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज थीटा 1 आ गया। यहां पुट कर दें तो T1 इंटू साइन 41 मतलब साइन 45, सॉरी T1 इंटू साइन 45 कितना, T1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू mg। तो T1 कितना आ गया, mg रूट 2। ये एक आंसर आ गया। अब T2 की बारी। तो इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये वाला जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। नीचे की तरफ तो mg है ही, इसके अलावा ये वर्टिकल डायरेक्शन है, अगर यहां से ये वर्टिकल लाइन अगर बना दे, ये थीटा 2 था तो ये थीटा 2 होगा, है ना, पैरेलल लाइंस, और ये कट कर रहा है। तो वर्टिकल से थीटा 2 एंगल पर ये थीटा 2 एंगल है और ये है T2, ये वाला फोर्स, है ना। यहां से इधर की तरफ T2 हो गया और फिर यहां से इधर की तरफ T1 भी ड्रॉ कर देते हैं। ये भी इधर वाला धागा खींच रहा होगा ना, तो यहां से इधर की तरफ, मतलब इसी का उल्टा ऐसे बना दो, ये T1 हो गया, है ना। और एंगल यहां से ये वाला थीटा 1 बना हुआ है, ये वाला एंगल इज थीटा 1। चलिए तो इधर की तरफ x और y मान लिए, ये x हो गया और ये y हो गया। x की तरफ का नेट फोर्स 0 होना चाहिए, y की तरफ का भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। mg इधर लिखते हैं। T1 का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यहां लिखा हुआ है mg रूट 2। थीटा 1 का वैल्यू 45 डिग्री है, हम पता कर चुके हैं। ये दोनों पता है, ये दोनों नहीं पता है ना। चलिए हम इक्वेशंस लिखने जा रहे हैं। पहले x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 करने जा रहे हैं। T2 का इधर कंपोनेंट आएगा एक x में, T2 साइन थीटा 2, और T1 का इधर आएगा T1 साइन थीटा 1, और ये दोनों बराबर होके कैंसिल हो जाने चाहिए। यही दोनों तो है ना x में, mg का तो कोई कंपोनेंट x में है नहीं, तो वर्टिकल। तो कितना हो गया, T2 साइन थीटा 2 शुड बी इक्वल टू T1 साइन थीटा 1, मतलब कि T2 साइन थीटा 2 T1 साइन थीटा 1 के बराबर। T1 साइन थीटा 1 देखो यहाँ mg लिखा हुआ है, तो ये इतना होना चाहिए। ये एक बात हो गई। अब y डायरेक्शन का नेट फोर्स 0। y डायरेक्शन में T2 का cos थीटा 2 ऊपर है, नीचे की तरफ एक mg भी है और T1 का cos थीटा 1 भी है। तो ऊपर की तरफ कितना, T2 cos थीटा 2 शुड बी इक्वल टू, नीचे की तरफ कितना, T1 cos थीटा 1 और mg दोनों ही नीचे की तरफ है, ये भी और ये भी। T1 cos थीटा 1 यहाँ लिखा हुआ है, mg है तो यहाँ mg पुट कर दिए, तो ये mg प्लस mg 2mg हो गया, मतलब T2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2mg। बात सही है। तो ये दो इक्वेशंस हो गए, एक ये वाली T2 sin थीटा 2 इज mg, और एक ये वाली T2 cos थीटा 2 इज 2mg, और यहां से T2 और थीटा 2 की वैल्यू पता करनी है, पता कर सकते हैं। जैसे ये हम लोग बना चुके होंगे, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, है ना, यहां लिखेंगे, नीचे जगह नहीं है, इसको हटा देते हैं यहां से, आगे अब हम इधर लिखेंगे। तो ये दोनों पता है हमको, तो इन दोनों इक्वेशंस को पहले डिवाइड कर ले, तो T2 कैंसिल, sin थीटा 2 अपन cos थीटा 2, tan थीटा 2 हो गया इज इक्वल टू mg अपॉन 2mg, मतलब 1/2। तो tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 1/2, 1/2। tan थीटा 2 1/2 है, तो इससे sin थीटा 2 cos थीटा 2 सब पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो tan थीटा 2 अगर इतना है तो sin थीटा 2 कितना होगा, तो आएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 5। ऐसा करते थे ना, ट्राइंगल बना लेते थे एक, जिसमें कि जैसे कि tan थीटा 2 अगर 1/2 है तो ये 1, ये 2 है तो ये √5 होगा ना, तो sin थीटा 2 इज 1/√5। एनीवे ये करने आपको आता ही होगा। sin थीटा 2 इतना हो गया, अब यहाँ पे पुट करते हैं तो T2 इंटू साइन थीटा 2 इज mg, मतलब T2 इंटू 1/√5 इज mg। तो T2 कितना आ गया, mg इंटू √5, ये आंसर हो गया। तो यहां पे हम लोग T1 और T2 दोनों पता कर लिए। इस तरीके से इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ाई किया जाएगा।